हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ लिया था। कूलाम के नियम को हमने पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी कर दिया था। आज हम बात करेंगे उसी से नेक्स्ट अगला टॉपिक परावैद्युतांक और उसके बाद कूलाम का सदिश रूप। यानी हम आज दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? परावैद्युतांक और कूलाम का सदिश रूप। अब परावैद्युतांक होता क्या है? परावैद्युतांक का मतलब होता है कि अगर दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए तो कितना बल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, वो उसके ऊपर, माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा माध्यम ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई सुचालक लिया यानी चालक लिया, अगर दो आवेशों के मध्य रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस पर बल कितना लगेगा, तो बल वहाँ पे कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम आप काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो परावैद्युतांक है वो बताता है कि वायु की यानी निर्वात की तुलना में माध्यम की जो माध्यम पे जो बल लग रहा है वो कितना कम लग रहा है। यानी माध्यम रखने पर बल का मान जो है वो बेटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा वो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य, किसी माध्यम की उपस्थिति में, मान लो कोई माध्यम है और आवेशों के मध्य अगर आप बल देखते हो तो निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, चाहे कितना ही कम हो, यानी इसमें कमी होगी, अधिकता नहीं होगी माध्यम रखने पर, तो जितने गुना कम होता है उस राशि को, उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में जो बल लग रहा है बटा माध्यम में जो बल लग रहा है। ठीक है, सॉरी, निर्वात में जो बल लग रहा है वो और माध्यम में जो बल लग रहा है। ठीक है, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, ठीक है, और दोनों आवेशों के मध्य अगर माध्यम रख दिया जाए तो बल कितना लग रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए एफ नोट को क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हो गए Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा? R। ठीक है, अगर इनके मध्य क्या रखा जाए? निर्वात ही है, तो क्या आता है आपके पास? F नोट इक्वल के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। ये पीछे हमने जो लेक्चर पढ़ा था कूलाम का नियम, उसमें भी हमने पढ़ा था। और FM माध्यम के लिए पढ़ा था आपने, Q1 Q2 अगर, और 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या था? माध्यम की विद्युतशीलता, और R स्क्वायर। दोनों मान यहाँ रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यूज तो कट जाएगी, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो आपके पास जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मान आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको देखा जाए माध्यम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। माध्यम पे कितना प्रभाव पड़ेगा, अगर माध्यम रखते हो दोनों आवेशों के मध्य तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखते हैं। तो ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू। देखो, माध्यम रखने पर कितना प्रभाव पड़ रहा है वो देख लीजिए। तो जैसे हमने बात की एफ एम इक्वल Q1 Q2 अपॉन, इसे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये हो गई आपके पास थर्ड और ये हो गई फोर्थ। तो देखो सेकंड इक्वेशन से, और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू अभी जस्ट आपने देखा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट लिख सकते हो, और R स्क्वायर। अब आपको यहाँ से देखो एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो वैल्यू है, सॉरी, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, तो जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? एफ नोट की, यानी निर्वात के लिए। तो आपके पास आ जाएगा कि एफ एम इक्वल एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो कहने का मतलब ये है कि एफ एम प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन आर का मान बढ़ाओगे तो एफ एम भी बढ़ेगा, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो एफ एम की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब अगर आप माध्यम रखते हो तो माध्यम रखने के साथ साथ क्या होगा,
बल का मान भी कम होता जाएगा। अगर माध्यम की वैल्यू कम करते हो तो बल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो गया हमारे पास कौन सा टॉपिक, परावैद्युतांक। अब इसके बाद आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने देखा होगा, एक नियम पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम आराम से पढ़ा होगा आपने, कि जिसमें एक्शन रिएक्शन होता था। ठीक है, जितना बल, जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई, तो ये जितना बल लगाएगा उतना ये लगाएगा। तो कहने का मतलब एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, अगर आप क्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, वो बताता है न्यूटन का तृतीय नियम। तो इसमें वो अप्लाई होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सदिश रूप है वो तृतीय नियम की पालना करता है न्यूटन के। ठीक है, तो कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। आपने दो आवेश लिए Q1 और दूसरा लिया बेटा कौन सा, Q2। दोनों के मध्य की दूरी कितनी ले ली आपने, R। ठीक है, अब मान लीजिए कि Q1 जो आवेश है वो इस पे बल लगा रहा है। Q1 जो आवेश है Q2 आवेश पे बल लगाएगा, यानी 2 पे 1 लगा रहा है बल, तो इधर अगर 2 इस पे बल लगाएगा तो किधर होगा, F12। ठीक है, अगर इसकी स्थिति सदिश देखे जाए तो Q1 से Q2 तक जा रहा है तो R1 से 2 तक जा रहा है तो R12, यानी F21 जो बल लगेगा उसके साथ स्थिति सदिश कौन सा आएगा, R12। और अगर इसका देखा जाए तो किधर आएगा, R21 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे आप कि R12 इक्वल, अगर इनका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझ गए। अब देखो Q1 के कारण Q2 पर बल, इस Q1 के कारण Q2 पर बल देखते हो तो कितना लग रहा है, F12 लग रहा है। K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² मल्टीप्लाई, स्थिति सदिश लिखोगे आप इसका R12। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, और बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ। अब इसकी जगह आप लिख सकते हो कि R12 कैफ इक्वल लिख सकते हो R12 वेक्टर अपॉन R भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R³ और R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही ये तो आ गया Q1 के कारण बल। अब अगर आप देखते हो Q2 के कारण बल, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल देखोगे तो F12 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R² और कितना आ जाएगा, R21, जिसे आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R³ R21 वेक्टर। इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक इधर अप्लाई हो रहा है और एक इधर अप्लाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो एक साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप इसको लिख सकते हो R12 वेक्टर इक्वल R21। तो क्या हो जाएगा कि F12 है वो इक्वल माइनस F21। तो आपको इससे पता लग रहा है कि ये किस नियम की पालना कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना कर रहा है, जो न्यूटन का तृतीय नियम था। यही आपका सदिश रूप है किसके लिए, कूलाम के नियम का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटली कूलाम नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके ओनली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत यानी बहुल आवेशों के कारण बल निकालेंगे, फिर उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।